चैप्टर 10। मैं वहां से चला क्यों नहीं गया? हाँ, क्योंकि मैं एक बेवकूफ हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, जैसे यह असली नहीं था, जैसे मैं किसी खराब सिटकॉम के गौथ संस्करण में था। वेब होने के बजाय, जो मुख्य चीयरलीडर को प्रॉम में आमंत्रित करने वाला था, मैं दूसरे स्थान पर रहने वाला वेयरवुल्फ था जो पिशाच की पत्नी से उसके साथ रहने और संतान पैदा करने के लिए कहने वाला था। अच्छा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये बात तोड़ मरोड़ कर कही गई और गलत थी। मैं भूल जाऊंगा कि उसने क्या कहा था, लेकिन मैं उससे बात करता। मैं कोशिश करता कि वो मेरी बात सुने, और वह ऐसा नहीं करेगी। हमेशा की तरह, एडवर्ड ने मेरे विचारों पर कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई टिप्पणी की, जबकि वह घर की ओर वापस जा रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने रुकने के लिए कौन सी जगह चुनी थी। क्या वह घर से इतनी दूर थी कि दूसरे लोग उसकी फुसफुसाहटें न सुन सकें? क्या यही बात थी? शायद। जब हम दरवाजे से अंदर गए, तो दूसरे कलन की आंखें संदिग्ध और उलझन भरी थीं। कोई भी निराश या क्रोधित नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने एडवर्ड द्वारा मुझसे मांगे गए किसी भी एहसान के बारे में नहीं सुना होगा। मैं खुले दरवाजे पर झिझक रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। वहाँ रहना ज्यादा अच्छा था, क्योंकि बाहर से थोड़ी बहुत सांस लेने लायक हवा आ रही थी। एडवर्ड कंधे अकड़ते हुए भीड़ के बीच में चला गया। बेला ने उसे उत्सुकता से देखा और फिर एक पल के लिए उसकी आंखें मेरी ओर झुक गईं। फिर वह फिर से उसे देख रही थी। उसका चेहरा भूरा पीला हो गया, और मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाह रहा था कि तनाव के कारण उसे और भी बुरा महसूस हो रहा था। एडवर्ड ने कहा, हम जेकब और बेला को निजी तौर पर बात करने देंगे। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, रोबोट जैसा। मेरे राख के ढेर पर, रोजली ने उस पर फुसफुसाते हुए कहा। वह अभी भी बेला के सिर के पास मडरा रही थी, उसका एक ठंडा हाथ बेला के पीले गाल पर अधिकार जताते हुए रखा हुआ था। एडवर्ड ने उसकी तरफ नहीं देखा। बेला, उसने उसी खाली लहजे में कहा, जेकब तुमसे बात करना चाहता है। क्या तुम डरती हो? उसके साथ अकेले रहो। बेला ने उलझन में मेरी ओर देखा, फिर उसने रोजली की ओर देखा। रोज, कोई बात नहीं। जैक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एडवर्ड के साथ जाओ। यह एक चाल हो सकती है, गोरी महिला ने चेतावनी दी। मुझे समझ नहीं आता कैसे, बेला ने कहा। कार्लिसल और मैं हमेशा तुम्हारी नजरों में रहेंगे, रोजली, एडवर्ड ने कहा। भावनाहीन आवाज फट रही थी, जिससे गुस्सा झलक रहा था। हम ही हैं जिनसे वह डरती है। नहीं, बेला फुसफुसाई। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसकी पलकें गीली थीं। नहीं, एडवर्ड, मैं नहीं हूँ। उसने अपना सिर हिलाया, थोड़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखने में दर्दनाक थी। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, बेला। मैं ठीक हूँ। मेरी चिंता मत करो। घिनौना। वह सही था, वह उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए खुद को कोस रही थी। वह लड़की एक क्लासिक शहीद थी। वह पूरी तरह से गलत सदी में पैदा हुई थी। उसे उस समय जीवित रहना चाहिए था जब वो किसी अच्छे काम के लिए खुद को कुछ शेरों को खिला सकती थी। सब लोग, एडवर्ड ने कहा, उसका हाथ दरवाजे की ओर सख्त इशारा कर रहा था। कृपया। बेला के लिए वह जो संयम बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, वह डगमगा रहा था। मैं देख सकता था कि वह उस जलते हुए आदमी के कितने करीब था, जो बाहर था। दूसरों ने भी इसे देखा। चुपचाप वे दरवाजे से बाहर चले गए, जबकि मैं रास्ते से हट गया। वे तेजी से आगे बढ़े, मेरा दिल 2 बार धड़का, और कमरा खाली हो गया, सिवाय रोजली के, जो फर्श के बीच में हिचकिचा रही थी, और एडवर्ड, जो अभी भी दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था। रोज, बेला ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ। गोरी महिला ने एडवर्ड को घूर कर देखा और फिर उसे पहले जाने का इशारा किया। वह दरवाजे से गायब हो गया। उसने मुझे एक लंबी चेतावनी भरी नज़र से देखा और फिर वह भी गायब हो गई। एक बार जब हम अकेले थे, मैं कमरे से बाहर निकलकर बेला के बगल में फर्श पर बैठ गया। मैंने उसके दोनों ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें ध्यान से रगड़ने लगा। धन्यवाद, जैक, यह अच्छा लग रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बेल्स।
तुम घिनौने हो, मुझे पता है, उसने आह भरी। बहुत डरावना लग रहा है। दलदल से निकली चीज डरावनी है, मैंने सहमति जताई। वह हंसी। तुम्हारा यहाँ होना बहुत अच्छा है। मुस्कुराना अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि मैं और कितना ड्रामा बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैंने अपनी आंखें घुमा ली। ठीक है, ठीक है, उसने सहमति जताई। मैं खुद ही यह सब लाऊंगी। हाँ, तुम सोच रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो, बिल्स? सचमुच, क्या उसने तुम्हें मुझ पर चिल्लाने के लिए कहा था? कुछ हद तक। हालांकि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि वह क्यों सोचता है कि तुम मेरी बात सुनोगी। तुमने पहले कभी मेरी बात नहीं सुनी। उसने आह भरी। मैंने तुमसे कहा था, मैंने कहना शुरू किया। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उसका एक भाई भी है, जेकब? उसने मेरी बात काटते हुए पूछा। उसका नाम है, चुप रहो। अच्छा था। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी त्वचा हड्डियों पर कस गई। मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता, मुझे ये द सिम्पसन्स के रीरन से मिला है। वो छूट गया। बहुत मजा किया था। हमने 1 मिनट तक बात नहीं की। उसके हाथ थोड़े गर्म होने लगे थे। क्या उसने सचमुच तुमसे मुझसे बात करने के लिए कहा था? मैंने सिर हिलाया। तुम्हें कुछ समझाने के लिए। एक लड़ाई है जो शुरू होने से पहले ही हार जाती है। तो फिर आप सहमत क्यों हुए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं जानता हूँ। मुझे ये पता था उसके साथ बिताया गया हर पल मेरे दर्द को और बढ़ा देगा। एक नशेड़ी की तरह, जिसके पास सीमित मात्रा में शराब है, मेरे लिए भी ये दिन आ रहा था। अब मैं जितनी ज्यादा मार खाऊंगा, मेरी आपूर्ति खत्म होने पर यह उतना ही मुश्किल होगा। ये काम करेगा, तुम्हें पता है, उसने 1 मिनट की शांति के बाद कहा। मुझे इस पर विश्वास है। इससे मेरा चेहरा फिर लाल हो गया। मैंने झल्लाकर पूछा, क्या डिमेंशिया भी आपके लक्षणों में से एक है? वह हंस पड़ी, हालांकि मेरा गुस्सा इतना वास्तविक था कि मेरे हाथ उसके हाथों से कांप रहे थे। शायद, उसने कहा, मैं यह नहीं कह रही कि चीजें आसानी से ठीक हो जाएंगी, जैक। लेकिन मैं जो कुछ भी झेल चुकी हूँ, उसके बावजूद मैं इस समय मैगी पर विश्वास कैसे नहीं कर सकती? जादू, खासकर तुम्हारे लिए, उसने कहा। वह मुस्कुरा रही थी। उसने अपना एक हाथ मेरे हाथ से हटाया और मेरे गाल पर दबा दिया। पहले से ज्यादा गर्म, लेकिन ठंडा महसूस हुआ। मेरी त्वचा के खिलाफ, जैसे कि ज्यादातर चीजें थीं। किसी और से ज्यादा, आपके पास कुछ जादू है जो आपके लिए चीजों को सही करने के लिए इंतजार कर रहा है। तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो? अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ। एडवर्ड ने मुझे एक बार बताया था कि यह कैसा था, आपकी छापने वाली चीज। उसने कहा कि यह एक मिडसमर नाइट्स ड्रीम की तरह था, जादू की तरह। तुम जिसे खोज रहे हो, जेकब, उसे पा लोगे और शायद तब ये सब समझ में आएगा। अगर वह इतनी कमजोर न दिखती तो मैं चिल्लाने लगता। जैसा कि हुआ, मैंने उस पर गुर्राहट की। अगर तुम्हें लगता है कि छापने से कभी इस पागलपन का कोई मतलब निकल सकता है। मैं शब्दों के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैं किसी दिन किसी अजनबी पर छाप छोड़ सकता हूँ, ये सब सही हो जाएगा? मैंने उसकी सूजी हुई देह की ओर उंगली घुमाई। तो बताओ, बेला, मुझे तुमसे प्यार करने का क्या मतलब था? तुम्हें उससे प्यार करने का क्या मतलब था? जब तुम मर जाओगी, शब्द एक कर्कश स्वर में थे, ये फिर कभी कैसे सही हो सकता है? इतने दर्द का क्या मतलब है? मेरा, तुम्हारा, उसका। तुम उसे भी मार डालोगी, मुझे इसकी परवाह नहीं है। वह झिझकी, लेकिन मैं बोलता रहा। तो क्या मतलब था? तुम्हारी इस उलझी हुई प्रेम कहानी का आखिर क्या मतलब है? अगर इसमें कोई अर्थ है तो कृपया मुझे दिखाओ, बेला, क्योंकि मुझे वह समझ में नहीं आ रहा है। उसने आह भरी। मुझे अभी तक नहीं पता, जैक। लेकिन मुझे बस लगता है कि यह सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी ये देखना मुश्किल है। मुझे लगता है कि आप इसे विश्वास कह सकते हैं। तुम व्यर्थ ही मर रही हो, बेला। व्यर्थ ही। उसका हाथ मेरे चेहरे से हटकर उसके फूले हुए पेट पर आ गया, उसे सहलाने लगा। मुझे ये जानने के लिए कि वह क्या सोच रही थी, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी।
वो इसके लिए तड़प रही थी। मैं मरने वाली नहीं हूँ, उसने अपने दांतों से कहा, और मैं समझ सकता था कि वह वही बातें दोहरा रही थी जो उसने पहले कही थी। मैं अपना दिल धड़काती रहूंगी। मैं इसके लिए काफी मजबूत हूँ। ये बकवास है, बेला। तुम बहुत लंबे समय से अलौकिक शक्ति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हो। कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तुम इतनी मजबूत नहीं हो। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझे खुद को कोमल होने की याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बारे में सब कुछ टूटने की चीख थी। मैं ये कर सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका स्वर बच्चों की उस किताब जैसा लग रहा था जिसमें उस छोटे इंजन के बारे में बताया गया था जो ये कर सकता था। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो आपकी क्या योजना है? मुझे उम्मीद है कि आपके पास कोई योजना होगी। उसने मेरी आंखों में आंखें डाले बिना सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि एस्मे ने एक चट्टान से छलांग लगाई थी जब वह इंसान थी? मेरा मतलब है, इसलिए तो वह इतनी मर चुकी थी कि उन्होंने उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाने की भी जहमत नहीं उठाई। वे उसे सीधे मुर्दाघर ले गए। हालांकि जब कार्लिसले ने उसे पाया तो उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। यही तो उसका पहले भी मतलब था, अपने दिल की धड़कन को बनाए रखने के बारे में। आप इस मानव से बचने की योजना नहीं बना रहे हैं? मैंने उदास होकर कहा। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर आपकी अपनी राय हो सकती है। आपातकालीन पिशाचीकरण, मैंने बुदबुदाया। इसने एस्मे के लिए काम किया, और एम्मेट, और रोजली, और यहाँ तक कि एडवर्ड के लिए भी। उनमें से कोई भी इतनी अच्छी हालत में नहीं था। कार्लिसले ने उन्हें केवल इसलिए बदला क्योंकि या तो यही था या मौत। वह जीवन समाप्त नहीं करता, वह उन्हें बचाता है। मुझे पहले की तरह ही उस अच्छे वैम्पायर डॉक्टर के बारे में अचानक अपराध बोध महसूस हुआ। मैंने उस विचार को दूर फेंक दिया और भीख मांगना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनो, बिल्स। ऐसा मत करो। पहले की तरह, जब चार्ली का फोन आया था, मैं देख सकता था कि इससे मेरे लिए कितना फर्क पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसे किसी न किसी रूप में जीवित रखने की जरूरत है। किसी भी रूप में। मैंने गहरी सांस ली। जब तक बहुत देर न हो जाए, बेला। ऐसे मत करो। जियो। ठीक है, बस जियो। मेरे साथ ऐसा मत करो। उसके साथ ऐसा मत करो। मेरी आवाज सख्त, तेज हो गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारे मरने के बाद वह क्या करने वाला है? तुमने पहले भी ऐसा देखा है। तुम चाहती हो कि वह उन इतालवी हत्यारों के पास वापस चला जाए। वह सोफे में सिमट गई। मैंने ये हिस्सा छोड़ दिया कि इस बार इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अपनी आवाज को नर्म बनाने की कोशिश करते हुए मैंने पूछा, क्या तुम्हें याद है जब मैं उन नवजात शिशुओं से बुरी तरह से घायल हो गई थी? तुमने मुझे क्या बताया था? मैंने इंतजार किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने होंठ भींच लिए। तुमने मुझे अच्छा बनने और कार्लिसले की बात सुनने के लिए कहा था, मैंने उसे याद दिलाया। और मैंने क्या किया? मैंने पिशाच की बात सुनी। आपने इसलिए सुना क्योंकि ऐसा करना सही था। ठीक है, कोई भी कारण चुन लो। उसने गहरी सांस ली। अब ये सही बात नहीं है। उसकी नज़र उसके बड़े गोल पेट पर पड़ी और उसने धीरे से कहा, मैं उसे नहीं मारूंगी। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। ओह, मैंने तो यह अच्छी खबर नहीं सुनी थी। एक उछलता कूदता बच्चा, है ना? कुछ नीले गुब्बारे तो लाने चाहिए थे। उसका चेहरा गुलाबी हो गया। रंग इतना सुंदर था कि वो मेरे पेट में चाकू की तरह घुस गया। एक दांतेदार चाकू, जंग लगा हुआ और फटा हुआ। मैं इसे फिर से खोने जा रहा था। मुझे नहीं पता कि वह लड़का है, उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। अल्ट्रासाउंड काम नहीं करेगा। बच्चे के चारों ओर की झिल्ली उसकी त्वचा की तरह बहुत सख्त होती है, इसलिए वह थोड़ा रहस्यमय है। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक लड़का ही दिखता है। वहाँ कोई सुंदर बच्चा नहीं है, बेला। हम देखेंगे, उसने कहा, लगभग आत्मसंतुष्ट होकर। तुम ऐसा नहीं करोगे, मैंने गुर्राहट के साथ कहा। तुम बहुत निराशावादी हो, जेकब। निश्चित रूप से एक मौका है कि मैं इससे दूर चला जाऊं।
मैं जवाब नहीं दे सका। मैंने नीचे देखा और गहरी और धीमी सांस ली, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। जैक, उसने कहा, और उसने मेरे बालों को थपथपाया, मेरे गालों को सहलाया। सब ठीक हो जाएगा, शश, सब ठीक है। मैंने ऊपर नहीं देखा, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। उसने मेरे गाल से कुछ गीला पोंछा। शश, क्या बात है, बेला? मैंने पीले कालीन को देखा। मेरे नंगे पैर गंदे थे, उन पर धब्बे पड़ गए थे। अच्छा, मुझे लगा कि पूरी बात ये थी कि तुम अपने वैम्पायर को किसी भी चीज से ज्यादा चाहती थी। और अब तुम उसे छोड़ रही हो। इसका कोई मतलब नहीं है। तुम कब से माँ बनने के लिए बेताब हो। अगर तुम इतना ही चाहती थी, तो तुमने वैम्पायर से शादी क्यों की? मैं उस प्रस्ताव के बहुत करीब पहुंच चुका था जो वह मुझसे चाहता था। मैं देख सकता था कि शब्द मुझे उस ओर ले जा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी दिशा नहीं बदल सकता था। उसने आह भरी, ऐसा नहीं है। मुझे वास्तव में बच्चा पैदा करने की परवाह नहीं थी। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ बच्चा पैदा करने की बात नहीं है। अच्छा, ये बच्चा है। ये जानलेवा है, बेला। अपने आप को देखो, वह नहीं है। यह मैं हूँ। मैं सिर्फ कमजोर और इंसान हूँ। लेकिन मैं इससे निपट सकता हूँ, जैक, मैं कर सकता हूँ। अरे, चलो, चुप रहो, बेला। तुम अपने खून चूसने वाले को ये बकवास बता सकती हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तुम्हें पता है कि तुम सफल नहीं हो पाओगी। उसने मेरी ओर घूर कर देखा, मुझे यह नहीं पता। मैं इसके बारे में चिंतित हूँ, ज़रूर। मैं इसके बारे में चिंतित हूँ, मैंने दांतों तले दबाकर दोहराया। वह अचानक हौंफने लगी और अपने पेट को पकड़ लिया। मेरा गुस्सा ऐसे गायब हो गया जैसे लाइट स्विच बंद हो गया हो। मैं ठीक हूँ, उसने हाँफते हुए कहा। ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। उसके हाथों ने अपनी स्वेटशर्ट को एक तरफ खींच लिया था, और मैं भयभीत होकर उसकी त्वचा को देख रहा था। उसका पेट ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बैंगनी काले रंग की स्याही के बड़े बड़े धब्बे लगे हों। उसने मेरी घूरती निगाह देखी और उसने कपड़े को वापस अपनी जगह पर खींच लिया। वह मजबूत है, बस इतना ही, उसने रक्षात्मक ढंग से कहा। स्याही के धब्बे चोट के निशान थे। मैं लगभग घुटन महसूस करने लगा, और मुझे समझ में आ गया कि उसने क्या कहा था, कि ये देखकर उसे दुख पहुंचता है। अचानक, मुझे खुद भी थोड़ा पागलपन महसूस हुआ। बेला, मैंने कहा। उसने मेरी आवाज में आए बदलाव को सुना। उसने ऊपर देखा, उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, उसकी आंखें उलझन में थीं। बेला, ऐसा मत करो। जैक, मेरी बात सुनो, अभी अपनी पीठ मत उठाओ। ठीक है, बस सुनो। क्या होगा अगर क्या होगा अगर यह एक बार का सौदा नहीं था? क्या होगा अगर यह सब या कुछ भी नहीं था? क्या होगा अगर आप एक अच्छी लड़की की तरह कार्लिसले की बात सुनते और खुद को जीवित रखते? मैं नहीं करूँगा। मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। इसलिए तुम जीवित रहो, फिर तुम फिर से शुरू कर सकते हो। ये काम नहीं आया, फिर से कोशिश करो। वह भौहें सिकोड़कर खड़ी हो गई। उसने एक हाथ उठाया और उस जगह को छुआ जहां मेरी भौहें आपस में टकरा रही थीं। उसकी उंगलियां एक पल के लिए मेरे माथे को सहलाती रहीं और वह इसका मतलब समझने की कोशिश करती रही। मैं समझ नहीं पाया। तुम्हारा क्या मतलब है? फिर से कोशिश करो। तुम नहीं सोच सकते कि एडवर्ड मुझे जाने देगा, और इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे यकीन है कि कोई भी बच्चा, हाँ, मैंने झट से कहा, उसका कोई भी बच्चा ऐसा ही होगा। उसका थका हुआ चेहरा और भी उलझन में पड़ गया। क्या? लेकिन मैं और कुछ नहीं कह सकता था। कोई मतलब नहीं था। मैं उसे खुद से कभी नहीं बचा पाऊंगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया था। तभी उसने पलकें झपकाईं और मैं समझ गया कि उसे बात समझ आ गई है। ओह, उफ, कृपया, जेकब, तुम्हें लगता है कि मुझे अपने बच्चे को मार देना चाहिए और उसकी जगह कोई सामान्य विकल्प रख लेना चाहिए? कृत्रिम गर्भाधान। अब वो गुस्से में थी। मैं किसी अजनबी का बच्चा क्यों चाहती हूँ? मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बच्चा चलेगा। मेरा यह मतलब नहीं था, मैंने बुदबुदाया। कोई अजनबी नहीं।
वो आगे झुकी। तो फिर तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। हमेशा की तरह। वो कहाँ से आया? इसे भूल जाओ, बेला। वो सशंकित होकर बोली, क्या उसने तुम्हें ऐसा कहने को कहा था? मैं झिझक गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने इतनी जल्दी छलांग लगा ली। नहीं, उसने किया है न। नहीं, वास्तव में उन्होंने कृत्रिम चीजों के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर उसका चेहरा नर्म पड़ गया और वह थकी हुई सी तकियों पर लेट गई। जब वह बोल रही थी तो वह एक तरफ देख रही थी, मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और मैं उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रही हूँ। लेकिन वह क्या सोच रहा है कि मैं इसे किसी अजनबी के लिए बेच दूंगी? उसका हाथ उसके पेट पर था। उसने आखिरी हिस्सा बुदबुदाया और फिर उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी आंखें नम थीं। तुम्हें उसे चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उससे भीख मांगना मेरे मुंह में जहर की तरह जल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि उसे जिंदा रखने के लिए शायद यही सबसे अच्छा तरीका था। फिर भी 1000 में एक संभावना थी। तुम उसे फिर से खुश कर सकती हो, बेला। और मुझे सच में लगता है कि वो पागल हो रहा है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है। ऐसा लग रहा था कि वह सुन नहीं रही थी। उसका हाथ उसके घायल पेट पर छोटे छोटे घेरे बना रहा था और वह अपने होंठ चबा रही थी। काफी देर तक शांति रही। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कल्लन बहुत दूर थे। क्या वे मेरी उस दयनीय कोशिश को सुन रहे थे जो मैं उससे तर्क करने की कर रहा था? कोई अजनबी नहीं, उसने खुद से कहा। मैं चौंक गया। एडवर्ड ने तुमसे क्या कहा? उसने धीमी आवाज में पूछा। कुछ नहीं। उसने सोचा कि शायद तुम मेरी बात सुनोगी। ऐसा नहीं है। दोबारा प्रयास करने के बारे में। उसकी आंखें मेरी ओर टिक गईं और मैं समझ गया कि मैंने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। कुछ नहीं। उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। वाह। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। मैंने फिर अपने पैरों की तरफ देखा, उसकी नजरों का सामना नहीं कर पाया। वो सचमुच कुछ भी करेगा, है न? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था कि वो पागल हो रहा है। सचमुच, बिल्स। मुझे आश्चर्य है कि तुमने उसके बारे में तुरंत क्यों नहीं बताया। उसे मुसीबत में डालो। जब मैंने ऊपर देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि मेरे चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई है। वह जानती थी कि मैं क्या पेशकश कर रहा हूँ और वह इसके बारे में दोबारा नहीं सोचेगी। मुझे पता था कि वह ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी यह बात चुभ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मेरे लिए न कर सको, है न? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्यों परेशान हो। मैं तुम दोनों में से किसी के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है न? इस बार नहीं। उसने आह भरी। काश मैं तुम्हें ठीक से समझा पाती ताकि तुम समझ सको। मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। उसने अपने पेट की ओर इशारा किया। जितना मैं बंदूक उठाकर तुम्हें गोली नहीं मार सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ। बेला, तुम्हें हमेशा गलत चीजों से ही प्यार क्यों करना पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करता हूँ। मैंने अपने गले की गांठ को साफ किया ताकि मैं अपनी आवाज को वैसा कठोर बना सकूं जैसा मैं चाहता था। मुझ पर विश्वास करो। मैं अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। उसने अपना पतला हाथ आगे बढ़ाते हुए विनती की, मत जाओ। मैं महसूस कर सकता था कि यह लत मुझे अपनी ओर खींच रही है तथा मुझे उसके पास बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ का नहीं हूँ। मुझे वापस जाना होगा। तुम आज क्यों आए? उसने पूछा। अभी भी उसकी टांगें ढीली पड़ रही थीं। बस ये देखने के लिए कि क्या तुम सचमुच जीवित हो। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम बीमार हो, जैसा कि चार्ली ने कहा था। मैं उसके चेहरे से यह नहीं बता सका कि उसने वो खरीदा है या नहीं। क्या तुम फिर आओगे? इससे पहले मैं इधर उधर घूमकर तुम्हें मरते हुए नहीं देखूंगा, बेला। वह चौंकी। तुम सही हो, तुम सही हो। तुम्हें जाना चाहिए। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। अलविदा, उसने मेरे पीछे फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जैक।
मैं लगभग वापस चला गया। मैं लगभग पलटा और घुटनों के बल गिर गया और फिर से भीख मांगने लगा। लेकिन मुझे पता था कि मुझे बेला को छोड़ना होगा, उसे पूरी तरह से छोड़ देना होगा, इससे पहले कि वो मुझे मार डाले, जैसे वो उसे मारने जा रही थी। जरूर, जरूर, मैं बाहर जाते हुए बुदबुदाया। मैंने किसी भी पिशाच को नहीं देखा। मैंने अपनी बाइक को अनदेखा कर दिया, घास के मैदान के बीच में अकेला खड़ा था। अब यह मेरे लिए पर्याप्त तेज नहीं थी। मेरे पिता भी घबरा गए होंगे। सैम पैक इस तथ्य का क्या मतलब निकालेगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? क्या वे सोचेंगे कि कलन ने मुझे मौका मिलने से पहले ही पकड़ लिया था? मैंने कपड़े उतार दिए, इस बात की परवाह किए बिना कि कौन देख रहा है, और दौड़ना शुरू कर दिया। मैं बीच बीच में भेड़िए में खो गया। वे इंतजार कर रहे थे। बेशक वे इंतजार कर रहे थे। जैक, 8 आवाज़ों ने राहत भरी आवाज़ में एक स्वर में कहा। अब घर आ जाओ, अल्फा आवाज़ ने आदेश दिया। सैम गुस्से में था। मुझे लगा कि पॉल गायब हो गया है, और मुझे पता था कि बिली और रेचल ये सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे कि मेरे साथ क्या हुआ था। पॉल उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए बहुत उत्सुक था कि मैं वैम्पायर का भोजन नहीं हूँ, इसलिए पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुझे अपने साथियों को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं अपने रास्ते पर हूँ, क्योंकि वे मेरे पीछे से गुजरते जंगल को देख सकते थे, क्योंकि मैं घर की ओर तेज़ी से भाग रहा था। मुझे उन्हें ये भी बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं पागल हो चुका हूँ। मेरे दिमाग में बीमारी साफ दिख रही थी। उन्होंने बेला का सारा आतंक देखा, उसका धब्बेदार पेट, उसकी कर्कश आवाज़, वह मजबूत है, बस इतना ही। एडवर्ड के चेहरे पर जलता हुआ आदमी, उसे बीमार होते और क्षीण होते देखना। ये देखकर कि उसे कितना दर्द हो रहा है, रोसेली बेला के लंगड़े शरीर पर झुक गई। बेला का जीवन उसके लिए कुछ भी नहीं है, और पहली बार किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उनका सदमा मेरे दिमाग में एक खामोश चीख मात्र था, शब्दहीन। मैं घर के आधे रास्ते पर था, तभी कोई भी संभल पाया। फिर वे सब मुझसे मिलने के लिए दौड़ने लगे। लगभग अंधेरा हो चुका था, बादलों ने सूर्यास्त को पूरी तरह से ढक लिया था। मैंने फ्रीवे पार करने का जोखिम उठाया और बिना किसी को देखे निकल गया। हमला पुश से लगभग 10 मील दूर, लकड़हारों द्वारा छोड़े गए एक खुले स्थान पर मिले। ये रास्ते से हटकर पहाड़ की 2 चोटियों के बीच में था, जहां कोई हमें नहीं देख सकता था। पॉल ने उन्हें तब पाया जब मैंने उन्हें पाया, इसलिए पैक पूरा हो गया था। मेरे दिमाग में उथल-पुथल मच गई थी। हर कोई एक साथ चिल्ला रहा था। सैम के रोए खड़े हो गए थे और वह रिंग के ऊपर से आगे पीछे चलते हुए लगातार गुर्रा रहा था। पॉल और जेरेड उसके पीछे छाया की तरह घूम रहे थे, उनके कान उनके सिर के किनारों से सटे हुए थे। पूरा घेरा उत्तेजित था, वे खड़े थे और धीमी आवाज में गुर्रा रहे थे। पहले तो उनका गुस्सा स्पष्ट नहीं था, और मुझे लगा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं इतना परेशान था कि मुझे इसकी परवाह नहीं थी। आदेशों की अवहेलना करने के लिए वे मेरे साथ जो चाहें कर सकते थे। और फिर विचारों की अव्यवस्थित उलझन एक साथ चलने लगी। ये कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब है? यह क्या होगा? सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है, खतरनाक है, अप्राकृतिक, राक्षसी, घृणित। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। अब पूरा झुंड एक साथ चल रहा था, एक साथ सोच रहा था, सिर्फ मैं और एक और भाई ही थे। मैं जो भी भाई था उसके बगल में बैठा था। मैं इतना चकित था कि अपनी आंखों या दिमाग से नहीं देख पा रहा था कि मेरे बगल में कौन है, जबकि पूरा झुंड हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा था। संधि में इसका प्रावधान नहीं है। इससे सभी लोग खतरे में पड़ जाते हैं। मैंने उन घुमावदार आवाज़ों को समझने की कोशिश की, विचारों के घुमावदार रास्ते का अनुसरण करने की कोशिश की, ताकि देख सकूं कि वे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था। उनके विचारों के केंद्र में जो तस्वीरें थीं, वे मेरी तस्वीरें थीं, उनमें से सबसे खराब। बेला के घाव, एडवर्ड का चेहरा जो जल रहा था। वे भी इससे डरते हैं, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं करेंगे। बेला स्वान की सुरक्षा, हम इसे अपने ऊपर प्रभाव डालने नहीं दे सकते। हमारे परिवारों की,
यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की सुरक्षा एक इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वे इसे नहीं मारेंगे तो हमें मारना होगा। जनजाति की रक्षा करें, हमारे परिवारों की रक्षा करें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें इसे खत्म करना होगा। मेरी एक और याद, इस बार एडवर्ड के शब्द, चीज़ बढ़ रही है। तेजी से मुझे ध्यान केंद्रित करने और अलग अलग आवाज़ों को पहचानने में कठिनाई हुई। जेरेड ने सोचा, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। एम्ब्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि इसका मतलब होगा लड़ाई, एक बुरी लड़ाई। हम तैयार हैं, पॉल ने जोर देकर कहा। हमें अपनी तरफ से आश्चर्य की आवश्यकता है, सैम ने सोचा। अगर हम उन्हें विभाजित करके पकड़ लें, तो हम उन्हें अलग अलग मार सकते हैं। इससे हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी, जेरेड ने सोचा। अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया। मैंने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मुझे वहां अस्थिरता महसूस हुई, जैसे कि चक्कर लगा रहे भेड़िए मुझे चक्कर में डाल रहे हों। मेरे बगल में बैठा भेड़िया भी उठ खड़ा हुआ। उसके कंधे ने मेरे कंधे को धक्का दिया, जिससे मैं खड़ा हो गया। रुको, मैंने सोचा। एक क्षण के लिए चक्कर लगाना रुका और फिर वे पुनः चहलकदमी करने लगे। सैम ने कहा, समय बहुत कम है। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? तुम आज दोपहर संधि तोड़ने के लिए उन पर हमला नहीं करोगे। अब तुम घात लगाने की योजना बना रहे हो, जबकि संधि अभी भी बरकरार है। सैम ने कहा, ये हमारी संधि में पहले से नहीं सोचा गया था। यह क्षेत्र के हर इंसान के लिए खतरा है। हम नहीं जानते कि कलन ने किस तरह का जीव पैदा किया है, लेकिन हम जानते हैं कि यह मजबूत और तेजी से बढ़ने वाला है। और यह किसी भी संधि का पालन करने के लिए बहुत छोटा होगा। क्या आपको नवजात पिशाच याद हैं जिनसे हमने लड़ाई की थी? जंगली, हिंसक, तर्क या संयम की पहुंच से परे। कल्पना कीजिए कि ऐसा ही कोई हो, लेकिन कलन द्वारा संरक्षित हो। हम नहीं जानते, मैंने बीच में बोलने की कोशिश की। हम नहीं जानते, उन्होंने सहमति जताई। और हम इस मामले में अज्ञात के साथ जोखिम नहीं उठा सकते। हम केवल तभी कलन को अस्तित्व में रहने दे सकते हैं जब हमें पूरी तरह से यकीन हो कि वे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमसे ज्यादा उन्हें भी ये पसंद नहीं है। सैम ने मेरे दिमाग से रोज़ली का चेहरा, उसकी सुरक्षात्मक मुद्रा को निकाला और सभी के सामने प्रदर्शित कर दिया। कुछ लोग इसके लिए लड़ने को तैयार हैं, चाहे वह कोई भी बात हो। ये तो बस एक बच्चा है, जोर से रोने के लिए। ज्यादा समय तक नहीं, लिया ने फुसफुसाते हुए कहा। जैक, दोस्त, यह एक बड़ी समस्या है, क्विल ने कहा। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मैंने तर्क दिया कि तुम इसे वास्तविकता से कहीं बड़ा बना रहे हो। यहाँ खतरे में केवल बेला है। सैम ने कहा, ये फिर से उसकी अपनी पसंद है। लेकिन इस बार उसकी पसंद का असर हम सभी पर पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। हम किसी खून पीने वाले को अपनी जमीन पर शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। फिर उनसे कहो कि चले जाएं, भेड़िया जो अभी भी मेरा साथ दे रहा था बोला। ये सेठ था, बेशक, और दूसरों पर खतरा मरते हैं। जब खून पीने वाले हमारे देश में आते हैं, तो हम उन्हें नष्ट कर देते हैं, चाहे वे कहीं भी शिकार करने की योजना बना रहे हों। हम हर किसी की रक्षा करते हैं जो हम कर सकते हैं। यह पागलपन है, मैंने कहा। आज दोपहर को तुम पैक को खतरे में डालने से डर रहे थे। आज दोपहर मुझे नहीं पता था कि हमारे परिवार खतरे में हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। बेला को मारे बिना आप इस जीव को कैसे मारेंगे? वहाँ कोई शब्द नहीं थे, लेकिन मौन अर्थपूर्ण था। मैं चिल्लाया, वह भी इंसान है। क्या हमारी सुरक्षा उस पर लागू नहीं होती? वह वैसे भी मर रही है, लिया ने सोचा। हम बस इस प्रक्रिया को छोटा कर देंगे। बस यही हुआ। मैं सेठ से दूर, उसकी बहन की ओर, अपने दांत दिखाते हुए छलांग लगाने लगा। मैं उसका बायां पिछला पैर पकड़ने ही वाला था कि मुझे लगा कि सैम के दांत मेरे पिछले हिस्से में कट गए हैं और मुझे पीछे की ओर खींच रहे हैं। मैं दर्द और क्रोध से चिल्ला उठी और उस पर टूट पड़ी। रुको, उसने अल्फा की दोहरी लय में आदेश दिया। मेरे पैर मेरे नीचे से लड़खड़ा रहे थे।
मैं झटके से रुक गया, लेकिन सिर्फ अपनी इच्छाशक्ति से ही अपने पैरों पर खड़ा रह सका। उसने अपनी नज़रें मुझसे हटा लीं। तुम उसके साथ क्रूरता नहीं करोगी, लिया, उसने उसे आदेश दिया। बेला का बलिदान एक भारी कीमत है, और हम सभी यह स्वीकार करेंगे कि किसी इंसान की जान लेना हमारी हर बात के खिलाफ है। उस नियम का अपवाद बनाना एक बेकार बात है। हम सब आज रात जो करेंगे उसके लिए शोक मनाएंगे। आज रात, सेठ ने चौंकते हुए दोहराया। सैम, सोचता हूँ कि हमें इस बारे में और बात करनी चाहिए। कम से कम बड़ों से सलाह तो ले लो। तुम गंभीरता से यह नहीं कह सकते कि हम कलन परिवार के प्रति आपकी सहनशीलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहस के लिए समय नहीं है। आप वही करेंगे जो आपको बताया जाएगा, सेठ। सेठवी के आगे के घुटने मुड़ गए और उसका सिर अल्फा के आदेश के भार के नीचे आगे की ओर झुक गया। सैम हम दोनों के चारों ओर एक तंग घेरा बनाकर घूम रहा था। हमें इसके लिए पूरे पैक की जरूरत है। जेकब, तुम हमारे सबसे मजबूत फाइटर हो। तुम आज रात हमारे साथ लड़ोगे। मैं समझता हूँ कि यह तुम्हारे लिए कठिन है, इसलिए तुम उनके फाइटर्स एमिट और जैस्पर कुलेन पर ध्यान केंद्रित करोगे। तुम्हें दूसरे भाग में शामिल होने की जरूरत नहीं है। क्विल और एम्ब्री तुम्हारे साथ लड़ेंगे। मेरे घुटने कांपने लगे। मैं अपने आप को सीधा रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि अल्फा की आवाज मेरी इच्छा पर प्रहार कर रही थी। पॉल, जेरेड और मैं एडवर्ड और रोजली का सामना करेंगे। मुझे लगता है, जेकब ने जो जानकारी हमें दी है, उसके अनुसार वे ही बेला की रक्षा करेंगे। कार्लिसल और एलिस भी करीब होंगे, संभवतः इसमें ब्रैडी, कॉलिन, सेठ और ली उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जिस किसी के पास स्पष्ट लाइन होगी, हम सभी ने उसे बेला के नाम पर मानसिक रूप से हकलाते हुए सुना है, वह प्राणी उसे ले जाएगा। प्राणी को नष्ट करना हमारी पहली प्राथमिकता है। झुंड ने घबराहट में सहमति जताते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तनाव के कारण सभी के रोए खड़े हो गए। चाल तेज हो गई थी और खारे फर्श पर पंजों की आवाज तेज हो गई थी। नाखून मिट्टी में गड़ रहे थे। सिर्फ सेठ और मैं ही शांत थे, आंखें खुले हुए दांतों और चपटे कानों के तूफान के बीच में थीं। सेठ की नाक लगभग जमीन को छू रही थी, सैम के आदेशों के आगे झुकी हुई थी। मुझे आने वाली बेवफाई पर उसका दर्द महसूस हुआ। उसके लिए यह एक विश्वासघात था। गठबंधन के उस एक दिन के दौरान एडवर्ड कुलेन के साथ लड़ते हुए सेठ वास्तव में पिशाच का दोस्त बन गया था। हालांकि उसके अंदर कोई प्रतिरोध नहीं था। चाहे उसे कितना भी दुख क्यों न हो, वह आज्ञा का पालन करता था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। पसंद, और मेरे पास क्या विकल्प था? जब अल्फा बोला, तो झुंड ने उसका अनुसरण किया। सैम ने पहले कभी अपने अधिकार का इतना अधिक प्रयोग नहीं किया था। मुझे पता था कि वह ईमानदारी से सेठ को अपने मालिक के पैरों के पास गुलाम की तरह अपने सामने घुटने टेकते हुए देखना पसंद नहीं करता था। अगर उसे विश्वास नहीं होता कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो वह ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं होता। जब हम इस तरह से दिमाग से जुड़े हुए थे, तो वह हमसे झूठ नहीं बोल सकता था। वह वास्तव में मानता था कि बेला और उसके द्वारा ढोए गए राक्षस को नष्ट करना हमारा कर्तव्य था। वह वास्तव में मानता था कि हमारे पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। वह इस बात पर इतना विश्वास करता था कि इसके लिए मर सकता था। मैंने देखा कि वह खुद एडवर्ड का सामना करेगा। एडवर्ड की हमारे विचारों को पढ़ने की क्षमता ने उसे सैम के दिमाग में सबसे बड़ा खतरा बना दिया। सैम किसी और को वह खतरा नहीं उठाने देगा। उसने जैस्पर को दूसरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना। यही वजह है कि उसने उसे मुझे दिया था। वह जानता था कि उस लड़ाई को जीतने के लिए पैक में से किसी के मुकाबले मेरे पास सबसे अच्छा मौका था। उसने सबसे आसान लक्ष्य छोटे भेड़ियों और लीह के लिए छोड़ दिया था। छोटी एलिस को उसके भविष्य के दृष्टिकोण के बिना कोई खतरा नहीं था, और हम अपने गठबंधन के समय से जानते थे कि इसमें लड़ाकू नहीं थी। कार्लिसल अधिक चुनौती होगी, लेकिन हिंसा के प्रति उसकी घृणा उसे रोक देगी। मुझे सेठ से भी अधिक बुरा महसूस हुआ जब मैंने सैम को योजना बनाते हुए देखा, तथा समूह के प्रत्येक सदस्य को बचने का सर्वोत्तम अवसर देने के लिए हर कोण से प्रयास करते हुए देखा।
सब कुछ अंदर से बाहर था। आज दोपहर मैं उन पर हमला करने के लिए बहुत उत्सुक था। लेकिन सेठ सही था कि यह वह लड़ाई नहीं थी जिसके लिए मैं तैयार था। मैंने खुद को उस नफरत से अंधा कर लिया था। मैंने खुद को ध्यान से देखने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं क्या देखूंगा। कार्लिसल कुलेन, उसे देखते हुए मेरी आंखों में बिना किसी नफरत के, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसे मारना हत्या थी। वह अच्छा था, किसी भी इंसान जितना अच्छा जिसे हमने बचाया, शायद उससे भी बेहतर। मुझे लगता है कि दूसरे भी अच्छे थे, लेकिन मैं उनके बारे में उतना दृढ़ता से महसूस नहीं करता था। मैं उन्हें भी उतना नहीं जानता था। ये कार्लिसल ही था जो अपनी जान बचाने के लिए भी वापस लड़ने से नफरत करता था। इसलिए हम उसे मार पाए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हम उसके दुश्मन मरें। ये गलत था, और यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि बेला को मारना मुझे खुद को मारने जैसा, आत्महत्या जैसा लगा। सैम ने आदेश दिया, जेकब, इसे एक साथ खींचो। जनजाति पहले आती है। मैं आज गलत था, सैम। तब आपके तर्क गलत थे। लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं। मैंने स्वयं को तैयार किया। नहीं, सैम ने गुर्राहट की और मेरे सामने चलना बंद कर दिया। उसने मेरी आंखों में देखा और उसके दांतों के बीच एक गहरी गड़गड़ाहट निकली। हाँ, अल्फा ने आदेश दिया। उसकी दोहरी आवाज उसके अधिकार की गर्मी से भड़क उठी। आज रात कोई खामी नहीं है। तुम, जेकब, हमारे साथ कुल लेंस से लड़ने जा रहे हो। तुम क्विल और एम्ब्री के साथ जैस्पर और एम्मेट का ख्याल रखोगे। आप जनजाति की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए आप अस्तित्व में हैं। आप इस दायित्व को निभाएंगे। मेरे कंधे झुक गए, क्योंकि उस आदेश ने मुझे कुचल दिया। मेरे पैर लड़खड़ा गए, और मैं उसके नीचे पेट के बल लेटा हुआ था। पैक का कोई भी सदस्य अल्फा को मना नहीं कर सका।